लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल सीट की बात कर लेते हैं, जहां से रामायण सीरियल के राम चुनावी मैदान में है। अरुण गोविल की मैं बात कर रही हूं, वो चुनावी मैदान में है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जब अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, तब उन्होंने मेरठ से प्रचार की शुरुआत की थी। रामायण और महाभारत काल से लेकर अलग अलग कालखंड में मशहूर रहे ये जो टीवी सीरियल्स रहे, हमारी स्मृतियों में, हमारे बड़ों की स्मृतियों में बड़े बारीक तक चस्पा है। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की क्रांति की अगर हम बात करें तो वो क्रांति की भी बात मेरठ से खड़ी होती है। मेरठ सीट जहां पर इस वक्त चुनाव इंटरेस्टिंग रहा। अरुण गोविल जो कि बड़े ही चर्चित चेहरे हैं, बड़े ही जाने माने चेहरे हैं। हमारी तो दादी बताया करती थी, अरुण गोविल अगर पर्दे पर आ जाते थे तो पर्दे पर ही टीका हो जाता था, प्रणाम हो जाता था, जल भी टीवी पर ही चढ़ा दिया जाता था। तो अरुण गोविल का चेहरा किसी परिचय का मोहताज तो कतई नहीं है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा चुनावी मैदान में रही। अयोध्या में राम मंदिर का बन जाना, मेरठ से अरुण गोविल का चुनावी मैदान में उतर जाना, सेंटिमेंट पब्लिक के क्या रहे? सुधांशु जी, यहां से चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। तीन बार उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को अपना बदलना पड़ा था। देखिए, मैं खुद मेरठ का हूं, अरे वाह। तो इसलिए उस कम से कम क्षेत्र को मैं अच्छी तरह जानता हूं। शुरू से वहां पे, क्योंकि एक वैश्य बहुल्य क्षेत्र है वो, और जैसा सब जानते हैं कि वैश्य समाज जो है हमेशा ही भाजपा का कट्टर समर्थक रहा है। तो इसलिए उस क्षेत्र में, सांसदीय क्षेत्र में, एक जो ओवरराइडिंग सेंटिमेंट है वो हमेशा भाजपा के अग्रवाल जी भी वहां से लगातार वो 3 बार रहे वहां पे, और रहे। पिछली बार मार्जिन कम था, लेकिन जैसा मैंने कहा, सब लोग नहीं देख रहे हैं। पिछली बार मार्जिन कम होने का मुख्य कारण क्या था कि सबका कंसोलिडेशन था। वहां पे जो है सापा बासपा सब मिलके लड़ रहे थे ना, इसलिए वोट का विभाजन नहीं हुआ था। अब की बार तीनों अलग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा वोट का विभाजन है। और इसलिए जो लोगों को लगता है कि साहब शायद कहीं करीबी का, अच्छा वहाँ पे एक ये भी सत्य, अगर आप सब जानते हो कि वहाँ पे वो सांप्रदायिक दृष्टि से बड़ा एक संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे, क्योंकि व्यापार का केंद्र रहा है। तो एक गुंडाई एक बहुत बड़ा विषय था, और जैसा मैंने पहले कहा कि गुंडाई के साथ एक समाज जो है वो, उसका नाम जुड़ा हुआ था, एक खौफ जुड़ा हुआ था। वहाँ का इतिहास रहा है कि उगाई, अपहरण, गुंडाई, ये इसकी वजह से जो वहाँ के लोगों में खौफ रहता था, वो जो है वो योगी जी के आने के बाद वो खौफ ऐसा खत्म हुआ है। और उसी वजह से वो जात वगैरह के साथ उसके आगे चला गया है। और आज उस सुरक्षित माहौल के अंदर लोगों के मन में जो भाजपा के और योगी जी के लिए आस्था है वो बहुत है। उसके ऊपर जब मोदी जी का व्यक्तित्व, मोदी जी के कार्य को देखते हैं, तो वहाँ पे पूरा इस समय जो है मेरठ में, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे वो पूरे यूपी का, अगर आप ये वेस्टर्न यूपी का देखें तो उसका केंद्र है वो केंद्र दिल्ली के पास है। नया वहाँ पे विकास देखिए, वहाँ पे राजमार्ग जो बन गया उसकी वजजह से एक्सेसिबिलिटी की। इसलिए यूपी में कोई कहे कि अरुण गोविल जी को कोई समस्या होने वाली है, मुझे लगता है बहुत अतिशयोक्ति है ये। अनंत जी, मेरठ जीत रहे हैं अरुण गोविल, प्रेडिक्शन कर दीजिए अब तो। अब इतना मैं फिर वही कहूँगा कि हमें अब न ज्योतिष मानिए न पॉलिटिकल पंडित हूँ, लेकिन जिस प्रकार सुधांशु जी ने इतना अच्छा बता दिया, वैश्य समाज वहीं पर है। अब सुधांशु जी तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं ना, मतलब केजरीवाल जी वाला एक्टिविस्ट नहीं, वो सुधांशु जी तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं भी राजनीतिक रूप से, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, तो उनका अपना अलग आकलन होता है। मुझे जो लगता है कि मेरठ में देखिए, अगर पिछले चुनाव में तो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि राजेंद्र अग्रवाल जी का मुकाबला हाजी कुरैशी से था, है ना, याकूब कुरैशी से था, और बसपा से था मुकाबला, और वो 1-8% के अंतर से जीते थे राजेंद्र। हाँ, 5,000 मात्र से। उनको 48 दशमलव कुछ मिला था, इनको 47% कुछ वोट मिले थे। वो जो समीकरण है कि हाजी याकूब कुरैशी, वो इस बार नहीं है उपस्थित वहां। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को टिकट देने में पहले उन्होंने किसी त्यागी को दिया था टिकट, और उस त्यागी का टिकट कटने के बाद, वो शायद विधायक है मेरठ के किसी क्षेत्र से, पहला एक दलित एक्टिविस्ट है, उनको दिया था। अच्छा,
तो त्यागी जी ने कहा भी था कि कुछ भी हो जाए चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन वो मना लिया गया था। तो जो समस्या रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के सामने मनोज पांडे को लेकर है, वही समस्या अखिलेश यादव के सामने वो त्यागी जी को लेकर मेरठ में है। क्योंकि त्यागी जी बहुत मन से चुनाव लड़ेंगे, ये क्योंकि मनाने की कोई खबर नहीं मिली मुझे, जबकि अमित, जैसा मैंने बताया कि वहां मनोज पांडे को अमित शाह ने मंच से कहा कि ये तीसरे व्यक्ति हैं मेरे राजनीतिक जीवन में जिनको मैं स्वयं पट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रहा हूं। तो एक महत्व देने का संकेत वहां दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ यहां दिखता नहीं है। दूसरी जो अरुण गोविल जी के बारे में है कि उनकी जो राम की छवि है, और वो पीढ़ी अभी है जिन्होंने, जैसे हमारी पीढ़ी ने भी वो सड़कों पर उनके कर्फ्यू लगते हुए देखा है। और सिर्फ यही मत याद करिए कि वो पीढ़ी जीवित है, आप याद करिए कि कोरोना काल में भी रामायण का प्रसारण हुआ था और उस समय भी रिकॉर्ड दर्शक मिले थे दूरदर्शन पर। पूरी दुनिया में बार्क का जो आंकड़ा आया था कि पूरी दुनिया में किसी एक टीवी शो को इतने दर्शक नहीं मिले थे। तो इन सब चीजों को भारत में, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि सेंटिमेंट्स पे भी चुनाव होते हैं, तो वो जो राम के प्रति एक सेंटिमेंट्स है वो आपको मेरठ में दिखाई देगा। मैं उस टीवी सीरियल के बारे में इतना ही बोलूंगी, मैं तो खैर बहुत बात की पीढ़ी की हूँ, लेकिन पर आपने भी देखा होगा कोरोना के समय। और मतलब ये मतलब सालों में, सदियों में कोई एक ऐसी चीज बनती है जो वाकई में क्रिएटिवली भी, इमोशनली भी, सेंटिमेंट्स को लोगों के अपने साथ जोड़ लेती है। हम बात एक एक सीट की कर रहे हैं, मुस्लिम बहुल सीटों की भी बात कर लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में वोट डाले जा चुके हैं। और जब चर्चा हो रही थी पहले चरण के ही चुनाव की, तो सब ये कह रहे थे कि यहां से जो है चुनाव बड़ा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फिर ये शब्द इसलिए यूज कर रही हूं क्योंकि उस दौरान ये कहा जा रहा था कि जो है वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है, ये तो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, यहां तो बीजेपी सबसे ज्यादा मुश्किल में है। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 सीट होने का दर्जा जिसे हासिल है सहारनपुर की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी के राघव लखनपाल का मुकाबला कांग्रेस के इमरान मसूद से है। ये वही इमरान मसूद है जिन्होंने 2014 चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी की बोटी करने की धमकी दी थी, लेकिन इमरान मसूद को मोदी को यही धमकी देना महंगा भी पड़ गया था। पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में चला गया था और ये हमने देखा है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक होता है तब तक उनके साथ जनता का जनाधार और ज्यादा जुड़ता जाता है। बीजेपी के कैंडिडेट राघव लखनपाल चुनाव जीत गए। 2019 में माहौल बदला, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। बीएसपी उम्मीदवार हाजी फजलुर रहमान बीजेपी के राघव लखनपाल पर भारी पड़े, चुनाव करीब 20,000 वोट से जीते। अब तीसरी बार फिर राघव लखनपाल मैदान में हैं, इमरान मसूद हैं, बीएसपी अलग इस बार चुनाव लड़ रही है। यहां की लड़ाई, हर्षवर्धन जी। देखिए, सहारनपुर की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सहारनपुर से चलते हैं और अंत में गोरखपुर तक पहुंचेंगे। तो सहारनपुर से चलते हैं तो ये वो सीटें हैं जहां 30-40%, जहां हम कहते हैं कि भाई मुसलमान अगर है तो फिर दूसरा कोई क्या जीतेगा। पार्टियां भी सोचती हैं कि चलो ठीक है मुसलमान प्रत्याशी देंगे। और देखिए यहाँ जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है उसको भी ठीक से यहाँ आप देख सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी किसी हिंदू को लड़ा के यहाँ से जिता सकती है? क्या इमरान मसूद को ही क्यों लड़ाना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अक्सर कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी कम्युनल कर रहे हैं, हिंदू वोट चाहिए उनको। संभल में शफीकुर रहमान बर्क वो नहीं रहे तो उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को ही क्यों लड़ाना पड़ा? तो ये सब भी चीजें हैं जिसको समझना चाहिए। लेकिन राघव लखनपाल ने 2014 में सहारनपुर में हरा दिया इमरान मसूद को। 2019 में क्यों हार गए राघव लखनपाल और कितने से हारे थे? 40,000 के आसपास मतों का अंतर था। 20। ये इसलिए हारे क्योंकि सपा और बसपा दोनों एक हो गए थे। अब इस समीकरण को आप नई तरह से देखिए तो सहारनपुर में राघव लखनपाल के लिए फिर से संभावनाएं बढ़ जाती हैं। निश्चित तौर पर अगर कहीं भी 30% या उससे अधिक का एक वोट बैंक है तो वो ताकतवर होता है, इसलिए इमरान मसूद बहुत ताकतवर दिखते हैं। अनंत जी, इमरान जी, अच्छा सुधांशु जी, जो मैं पहले आपसे कह रहा था ना, देखिए कि वेस्टर्न यूपी में जब हम देखते हैं तो वहां पे सपा का अस्तित्व नहीं है, वहां पे बासपा का बड़ा अस्तित्व है। और वो जो पहले कॉम्बिनेशन बनता था ना कि मुसलमान की वोट स्प्लिट नहीं हो रही है, मुसलमान की वोट, दलित की वोट और कुछ बैकवर्ड की वोट मिलके कुछ आरएलडी का साथ भी कुछ ठीक है, फायदा देता। वो जो कॉम्बिनेशन था, ये जब दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं
कांग्रेस अलग है, कांग्रेस सपा है एक तरफ है, बासपा एक तरफ है। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, पता नहीं किसी ने ध्यान दिया है नहीं दिया। 2000 पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भाजपा की 253 सीटें आई हैं। बासपा की सिर्फ एक सीट आई थी, सिर्फ एक सीट आई थी। लेकिन भाजपा के पक्ष में वोट विभाजन का प्रभाव 121 सीटों पे पड़ा था। 253 में से 121 सीटों पर जो वोट विभाजन है उसका प्रभाव पड़ा था भाजपा की जीत पे। तो ये वोट विभाजन सपा का अलग लड़ने का जो सारा गणित है वो समझना बहुत जरूरी है। सारे जो चुनाव के विश्लेषक हैं कहीं उस चीज को वो देख नहीं पा रहे हैं, वो भूल रहे हैं। ये एक बड़ा कमिटेड वोट है मायावती का। ये जब वोट सपा के साथ मिल जाता है या कांग्रेस के साथ मिल जाता है तो उसको ताकत देता है। जब वो वोट नहीं मिलता है तो मुसलमान का और बाकियों का वोट इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो वहां से जिता सके। हाँ, सबसे बड़ा अगर आप जात या किसी वर्ग के हिसाब से देखें तो मुसलमान का वोट सबसे बड़ा वोट है, लेकिन वो अपने आप में इतना नहीं काफी कि वो 50% पे या वहां पे जिताने की स्थिति में होता है। और जैसे ही ये वोट विभाजन होता है तो वहां पे हारते हैं। इसीलिए जो अच्छा, मैं पता नहीं मैं सही याद कर पा रही हूँ या नहीं, लेकिन मायावती जी ने यही बात बोली थी कि जब हम किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो हमारा नुकसान होता है, क्योंकि हमारा वोटर तो बड़ा लॉयल वोटर है। वो हम जहां कहते हैं वो ट्रांसफर होता है और दूसरे का ट्रांसफर नहीं होता हमारे दूसरे का पक्ष में। ट्रांसफर नहीं होता। ऐसा नहीं है। मायावती जी का 10 सांसदों का लाभ हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। जो सीटें बढ़ी थी, यानी भारतीय जनता पार्टी जो 71 + 2 अनुप्रिया 73 थी, वो 62 + 2 64 हो गई। तो जो सीटें उसकी घटी 9 सीटें वो सब की सब बसपा की जीती। तो इसलिए ये कहना कि उससे मायावती को नुकसान होता है, ये ठीक नहीं।